प्रिय विद्यार्थियों, पीएससी का रिजल्ट बहुत ही खुशियां लेकर के आया है इस बार, और आप ऐसे ऐसे परिणाम देख रहे हैं जहां बहुत ही साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं, बहुत जूझ कर मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं। आपने आज ही के अखबार में पढ़ा होगा कि एनआईटी के इंजीनियर शैलेंद्र कुमार बांधे जी, जो पीएससी में ही लोक सेवा आयोग में ही प्यून की सेवा कर रहे थे, प्यून के पोस्ट पे थे, वो अपनी मेहनत से असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में बने। रिटर्न में इन्होंने अपने ही संवर्ग में सबसे अधिक अंक अर्जित किया। रिटर्न के ये अपने कैटेगरी के टॉपर रहे। तो ऐसी सब सफलताओं का आना दुनिया को एक प्रेरणा देता है। साथ ही मैं इनसे कुछ बोलना शुरू करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के युवा जब सफल होते हैं तो कोचिंग सेंटर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम जैसे लोगों का, जो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से विद्यार्थियों को दिन रात एक करके पढ़ाते हैं। मैं इस सब सच्चाई को भी बिना किसी लाग लपेट के इनसे बोलना, कहना, सुनना चाहूंगा कि आखिर इनकी सफलता कैसी रही, क्या वास्तव में कोचिंग सेंटर की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, ये हमसे पढ़े तो इनको क्या फायदा हुआ, इन्होंने अपनी सारी आर्थिक समस्याओं का सामना कैसे किया। वीडियो बेहद लंबा जाएगा, लेकिन आप सुने, और इनके वीडियो को लेकर के और भी, इनके छोटे इंटरव्यू को लेकर के और भी बहुत सी बातें हो सकती है जो सुनने में रुचिकर लग सकती हैं, लेकिन असली बात विद्यार्थियों के लिए ये जानना जरूरी है कि इन्होंने नौकरी करते करते सारी आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए प्री की तैयारी कैसे की, मेंस की चरणबद्ध तैयारी कैसे की, और इंटरव्यू में इनकी तैयारी कैसी रही। तो सबसे पहले हम शैलेंद्र जी आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी की, आपको कौन सा पद मिला, कैसे मिला, आपका ये कौन सा प्रयास था। जी, जैसे कि मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बांधे है और मैं रायपुर जिले का बिरगांव नगर निगम क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, परंतु जो मेरा पैतृक गांव है वो ग्राम पंचायत बिटकुली, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर है, जहाँ मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री मेघनाथ जी का निवासी स्थान है। और मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो रायपुर जिले से ही हुई है, और 2019 में मैंने एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, और 2019 से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गया, और 2020 में मैं पटेल ट्यूटोरियल संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जुड़ गया। उसके बाद मैं लगातार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता रहा, और ये मेरा लगातार 5वां अटेम्प्ट रहा, जिसमें मेरा 73वां रैंक आया और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पोस्ट अलॉट हुआ है। तो इस सफलता के पीछे मैं अपने परिवार और हमारे गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक के साथ साथ मैं पूरा इस पटेल ट्यूटोरियल को का योगदान को, उनकी भूमिका को समर्पित करता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। तो कोचिंग सेंटर पर बहुत सा आरोप लगते रहता है, आपकी तैयारी का मंत्र तो जानेंगे ही। कोचिंग सेंटर पर अक्सर, अब तो और ज़्यादा आरोपों की श्रृंखला आ गई कि हम लोग विद्यार्थियों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, उनके चेहरे हम लोग खोज कर ले आते हैं, हमें सफल विद्यार्थियों की तलाश रहती है। आपको वास्तव में पटेल ट्यूटोरियल कैसा लगा जब आप आए यहाँ? सर, जब मैं कॉलेज में था फाइनल ईयर में, तो दुविधा थी कि मैं तकनीकी क्षेत्र में ही आगे बढ़ूं या फिर सिविल सर्विसेज में आऊं। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। तो चूंकि सब लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं सोचा जब मैं ये सोच लिया तो मुझे भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एनआईटी रायपुर जस्ट समता कॉलोनी से लगा हुआ है, तो मैंने पहले पटेल ट्यूटोरियल्स में आया और यहाँ एडमिशन लिया, और फाइनल ईयर में रहते मैं अपनी पढ़ाई चालू कर लिया। तो आधा अधूरा मेरा पढ़ाई हुआ था, क्योंकि फाइनल ईयर में कॉलेज में भी जाना रहता था और इधर भी, तो जैसे तैसे करके मैं मैनेज करके पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद जब मैं 2019 में पास आउट हो गया, तो फिर से एक बार एडमिशन लिया मैं पटेल ट्यूटोरियल में,
और फिर उसको कंटिन्यू बनाए रखा और एक प्रॉपर तैयारी हुआ मेरा। और एक प्रॉपर तैयारी होने के बाद फिर जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम देता गया तो ये वही वही मेरा तैयारी बार बार रिपीट होने लगा और इसी का परिणाम रहा सर कि आज मैं सफल हो पाया। ठीक है, तैयारी के 3 चरण होते हैं, जी सर। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो हम तीनों चरणों को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 सेक्शन हैं, एक जीएस का सेक्शन होता है और एक सीसेट का। तो पहले चर्चा हम लोग प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करते हैं। पीएससी प्री, आप अभी विद्यार्थियों को बता ही रहे थे कि पीएससी प्री में 3 से 4 सेक्शन आपने बहुत महत्वपूर्ण बताए। पहला तो छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद भारतीय इतिहास, फिर भारतीय संविधान, फिर करंट अफेयर, इकोनॉमी वगैरह। तो आप किस तरीके से सेक्शन वाइज बांट करके इनकी आपने तैयारी की और किस तरीके से हम सब आपके सफलता में सहायक बने, आपके जो शिक्षकगण हैं? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं एनालिसिस किया था प्रीलिम्स का कि ये कैसे इसको कवर करना है। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का नोट्स बनाना चालू किया और छत्तीसगढ़ का नोट्स इसलिए बनाना चालू किया क्योंकि जो जीएस फर्स्ट है प्रीलिम्स का उसमें 50% क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो मैंने ये सोच के रख लिया था कि जिसमें 50% क्वेश्चन आने हैं उसको मुझे इतना अच्छा पढ़ना है, इतना डीप जाके पढ़ना है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा हूँ। और इसमें पटेल ट्यूटोरियल में श्री डीसी पटेल सर का योगदान रहा है कि मेरा छत्तीसगढ़ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ सर, क्योंकि जो वो छत्तीसगढ़ का मैपिंग पढ़ाते हैं तो वो मैप में इतना ध्यान से पढ़ता था सर, पढ़ाते थे तो फिर वो पूछते थे तो मैं माइक लेके जवाब भी देता था। तो सर रिमाइंड करने बोलते थे ज़्यादा, तो मैं छत्तीसगढ़ को पढ़ पढ़ के इतना रिमाइंड किया हूँ, इतना रिमाइंड किया हूँ। और जो मैं नोट्स बनाया हूँ वो पढ़ पढ़ के इतने पुराने हो गए हैं कि वो वाकई में वो इतिहास में जैसा पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है वो उस तरह से हो गए हैं। तो उसको मैंने ऐसा पढ़ा है सर छत्तीसगढ़ कि वो मेरे जहन में पूरा बसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को पढ़ के ऐसा लगा कि मेरा प्रीलिम्स का 50% टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस किया तो देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इससे लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री है इससे लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और दोनों को मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ये सोचा कि अन्य विषयों की अपेक्षा में इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो मैं इनको उसी अनुसार महत्व दूँ। तो मैं भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान को ज़्यादा महत्व दिया और इसको भी वैसे ही पढ़ा कि मुझे भारतीय इतिहास जब मैं पढ़ना चालू किया सर तो पाषाण काल से लेकर के 1947 तक मुझे पूरा कंप्लीट करना रहता है। उसके लिए मैं टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे 1 हफ्ता में पूरा भारतीय इतिहास पढ़ना है। तो जो आप पढ़ाए हुए हैं वही नोट्स मेरे पास है, मेरे पास बुक भी नहीं है सर, मैं वो नोट्स को ही पढ़ा हूँ, सिर्फ नोट्स। और वो पाषाण काल से लेकर के 1947 तक का उसको काल है उसको मैं पूरा 1 हफ्ते में टारगेट बना के कंप्लीट करने का प्रयास करता था। और जैसे ही वो कंप्लीट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि 10 क्वेश्चन फिर से मेरा फिक्स हो गया, अब 60% मेरा कंप्लीट। उसी चरण में मैं भारतीय संविधान को पढ़ता था और भारतीय संविधान भी श्री दीक्षित सर के मार्गदर्शन में मैं पूरा उसको चालू किया हूँ सर। मुझे संविधान के बारे में जीरो नॉलेज था, वो जीरो नॉलेज का जो नॉलेज बढ़ा है वो पूरा पूरा दीक्षित सर उसका श्रेय जाता है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से दीक्षित सर ने संविधान को गढ़ा है यहाँ हमारे बच्चों के लिए। मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने अधिकारों के बारे में जानना है तो हमें संविधान पढ़ना है और संविधान कैसे पढ़ना है और पढ़ाना है वो आई थिंक दीक्षित सर के अलावा मुझे और नहीं लगता कि ऐसा कोई हो जो बता पाए। तो संविधान मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा है सर और उसका रीजन है दीक्षित सर, क्योंकि उनका जो रिकॉर्डिंग क्लास भी होता था तो मैं 7-7 8-8 घंटे उनका रिकॉर्डिंग क्लास को अटेंड किया हूँ और वो भाग 1 से भाग 22 तक उसको पढ़ाते थे। तो वो एक दिन में मेरा पढ़ने का टारगेट भी ऐसा हो गया था कि मैं एक दिन में भी संविधान को पढ़ सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी तो ये संविधान वाला मेरा सेक्शन ऐसे रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आते हैं। तो इस तरह से जब मैं इतना पढ़ लेता था तो मुझे सुकून होता था कि मैं 75% सिलेबस पढ़ लिया, मतलब 75 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन मैं
बनाने में सक्षम हो गया हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ मैं। और मुझे यही लगता था कि प्रीलिम्स निकालने के लिए 60 से 65 क्वेश्चन मुझे चाहिए। तो जब 75 क्वेश्चन का तैयारी हो गया तो 60 से 65 क्वेश्चन तो मेरा आराम से बनना चाहिए। इसके अलावा भी जो हमारा इससे पूर्व का जो पढ़ाई है उसमें तो हम भारत का जियोग्राफी, इसके अलावा भारत का अर्थशास्त्र, दर्शन हो गया, साहित्य, कला, ये सारे चीज़ पढ़ते हैं सर। तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन भी हमसे बनेगा, ऐसा नहीं है 75 क्वेश्चन का ही टारगेट है, ये भी बनेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम प्योर 90% तैयारी हमारा हो ही जाता है। 100% कभी नहीं होता, लेकिन 90% तैयारी हो जाता है। तो जैसे जैसे समय करीब आएगा प्रीलिम्स का, तो सिर्फ जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं जैसे छत्तीसगढ़, भारत का इतिहास, भारत का संविधान और करेंट अफेयर्स, केवल इसको पढ़ के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, जो स्मार्ट स्टडी है। बिल्कुल, नए बच्चों के लिए सब बातें ध्यान की है। हम लोग अपने कोचिंग सेंटर में पटेल ट्यूटोरियल में मेगा क्लास लेते रहते हैं, मैराथन क्लास लेते रहते हैं। आप एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहे थे, मैं बच्चों को पार्टी का लालच देते रहता हूँ और भूल जाता हूँ। आप मेरी समोसा पार्टी का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा बताएंगे, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। क्या थी समोसा पार्टी और आपकी तैयारी में उसकी क्या भूमिका रही? जी सर, ये 4 वर्ष पूर्व की कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है। आपके द्वारा ये तय किया गया था कि भारतीय इतिहास का मैराथन क्लास कराया जाएगा कल। तो मैं सर सुबह से पहुंच गया था। मुझे मैराथन क्लास, आई लाइक मैराथन क्लास सर, हर मैराथन क्लास में अटेंड करता था, क्योंकि मेरे पास था नहीं सर कुछ पाने का। तो जो कुछ भी मुझे मिल जाता था उसको मैं सहजता से पहले से रेडी रहता था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि सर की मैराथन क्लास है, मैं सुबह पहुंच गया। सुबह 6:30 बजे, 7 बजे से क्लास चालू हो रहा था, लेकिन मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था। फिर जैसे ही आप आए और मैराथन क्लास चालू हुआ, पूरा स्टोरी पढ़ाया, पूरा इतिहास एक दिन में खत्म कर दिए आप। आधुनिक भारत रहा होगा शायद। जी जी, आधुनिक भारत था वो। तो आधुनिक भारत पूरा खत्म कर दिए, पूरा एक दिन में। फिर लास्ट में बोले, बच्चों सुनो, जो मुझे कल ऐसे पूरा लाइन से सुनाएगा उसे मैं समोसा पार्टी दूंगा और मेरे साथ ले जाके दूंगा। तो सर पता नहीं मेरे अंदर से ऐसे जिज्ञासा आया कि मुझे तिवारी सर जी के साथ समोसा खाने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं घर गया और सबसे पहले तो आप जो पढ़ाए थे उसको मैं इतना ध्यान से पढ़ा था कि मैं बिना देखे पहले रिमाइंड किया। तो मुझे लगभग सर 50% पूरा याद था। फिर जिसमें मैं देखा चूक रहा हूँ, फिर मैं वो जो नोट्स फटाफट लिखा था, आप बताते गए थे, फिर मैं लिखते गया। तो उसको फिर मैंने पलटा पलटा के पढ़ना चालू किया। फिर इतना अच्छा से मैं एक ही बार में सुना था सर कि मैं दोबारा पढ़ा तो वो और याद हो गया। फिर मैं उसको रिमाइंड किया। ऐसे करके 3-4 बार मैंने रात में रिमाइंड कर लिया है। मुझे सर को कल सुनाना है, कैसे भी करके समोसा पार्टी लेना है सर, मुझसे मिलना है सर से, ऐसा करके। तो वो इतना अच्छा तैयारी हो गया सर मेरा। फिर आप आए जस्ट दूसरे दिन, फिर आप पूछे तो मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे माइक दिया गया। मैंने माइक में जैसे आप बताए थे, जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा 1885 से लेकर के 1947 तक मैंने पूरा लाइन से सुना दिया। फिर आप बोले सर कि हाँ अब मैं आपको समोसा पार्टी दूंगा। खैर वो मिल नहीं पाई, लेकिन हाँ। उसका जो फल है सर वो आज मिल गया। हाँ, और आज हम लोग बिल्कुल यदि समय निकाल पाए तो आज हम लोग जरूर पार्टी करेंगे, खाना खाने जाएंगे हम दोनों। देखते हैं हम दोनों का समय मैच करता है कि नहीं। फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेंस में 7 पेपर होते हैं, तो मैं एक एक पेपर आपसे पूछते जाऊंगा। आप उसकी तैयारी के बारे में बच्चों को बताइएगा। स्टडी मटेरियल क्या सेलेक्ट करें, कैसे पढ़ें, कौन से नोट्स बनाएं। जैसे पहला पेपर लैंग्वेज का है, 3 लैंग्वेज रहता है उसमें, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी भाषा, और काफ़ी स्कोरिंग माना जाता है। जैसे मैथ्स रीजनिंग में अंक आते हैं, वैसी लैंग्वेज में भी आता है। तो पहले पेपर की तैयारी कैसे की जाए? जी सर, जो 3 सब्जेक्ट हैं सर, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, तो तीनों का अपना अपना अलग ही महत्व है। लेकिन जो हिंदी है 100 नंबर का है, और वो 100 नंबर में भी इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए मैं सर बुक फॉलो किया। एक तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक का बुक है और एक मुस्कान पब्लिकेशन, मेरे पास ये दोनों बुक है सर, जो पुराने मुस्कान पब्लिकेशन के बुक हैं वो दोनों। तो जब मैं पहली बार मेंस दिया तो मुस्कान पब्लिकेशन को पूरा पढ़ दिया था पूरा, और
अभी तक में सबसे ज्यादा नंबर उसी समय आए हैं मेरे पेपर 1 में। बिल्कुल। उसके बाद से अभी तक से भी नहीं आया सर, इस बार भी नहीं आए हैं उतना। तो सबसे पहले जब दिया था तो मेरा 118.5 नंबर आए थे, तो उस समय वो बुक पढ़ के दिया था। उसके बाद में विनय कुमार पाठक की बुक आई तो उसे भी मैं लिया, फिर ये दोनों बुक से मैं पढ़ता था। उसके बाद आप जो क्लास नोट्स कराए थे सर, तो वो क्लास में नोट्स में मैं शॉर्ट में उसको रखा हुआ था, तो उसका भी नोट्स बना था। तो इस तरह से मेरा पेपर 1 में हिंदी का तैयारी हो गया था। उसके बाद सर जो छत्तीसगढ़ी है, तो इसके लिए भी मेरे पास 2 बुक थे सर। वही मुस्कान पब्लिकेशन का व्हाइट कलर का जो बुक है वो हमारी छत्तीसगढ़ी बुक का पुराना एडिशन। हाँ, तो उसको भी मैंने पूरा पढ़ा था। उसके बाद में विनय कुमार पाठक सर की बुक आई, फिर उसको भी मैंने पढ़ा। और साथ में जो आप पढ़ाते थे तो उसका भी शॉर्ट नोट्स मेरे पास रहता था। तो इस तरह से वो भी तैयारी हो गया। और इंग्लिश का सर ऐसा है कि मुझसे तो समझ से परे हो जाता था इंग्लिश कैसे करूं, क्योंकि इसमें एकदम फैक्चुअल रहता है, सही है तो सही तो गलत। तो इसका जितना हो सके सर उतना मैं तैयारी करने का प्रयास करता था। इसको यूट्यूब से हो गया या बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से, या कुछ एक स्पीडी की बुक आती है उससे मैं ये सब कर लेता था। तो ओवरऑल मेरा सर ये पेपर 1 का तैयारी ऐसा रहा सर। बिल्कुल। पेपर 2 जो है निबंध है, वो भी काफ़ी योग्यता, मौलिकता सब कुछ मांगता है। जी सर। तो पेपर 2 की आपकी तैयारी कैसी रही? जी सर, पेपर 2 का मेरा अगर हिस्ट्री में देखूं सर, तो लगातार इसमें मेरा नंबर इंक्रीज हुआ है। तो इससे बिल्कुल ये समझना चाहिए कि आप लगातार इसमें इंक्रीज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। जब मैं पहले बार दिया सर तो मेरा 89 मार्क्स आया था। तो वो मेरी कमी ही रही है वो कि मैं अच्छा से नहीं लिख पाया था। दूसरे बार में सर मेरा 118 नंबर के आसपास आया है, और अभी 120 आया है। हर बार आपका निबंध में नंबर बढ़ते गया। जी, जी। उसके 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक भारतीय परिदृश्य में रहता है और एक छत्तीसगढ़ के विशेष परिदृश्य में। तो विद्यार्थी अक्सर छत्तीसगढ़ से संबंधित निबंधों की तैयारी को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे उनको? जी सर, सबसे पहले तो अगर आपका छत्तीसगढ़ का जो बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रांग रहेगा तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। बस आपके अंतर्गत ये क्वालिटी आ जाना चाहिए कि आप उसको शब्दों में कैसे पिरो सकते हैं उसी कंटेंट को बेहतरीन तरीके से। अगर ये क्रिएटिविटी आ गई तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ऐसे को प्रेम करके लिख सकते हैं। तो और अभी कभी ऐसे अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के करेंट में अगर रहा तो बजट है या विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर के पूछा गया है, तो वो छत्तीसगढ़ का ये सेक्शन कवर कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जीएस है, जैसे पर्यटन को पूछा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लेकर के, तो अगर आप जैसे डीसी पटेल सर मैप पढ़ाते हैं तो इतने सारे पर्यटन सर पढ़ाते हैं, तो मैं तो सर 5 मिनट में एक पेज में पूरा छत्तीसगढ़ का नक्शा बना के कम से कम 50 ठो पर्यटन स्थान का नाम ही लिखा हूँ। वेरी गुड जी। तो अगर आपके पास पहले से कंटेंट है और वर्तमान में जो कंटेंट है करेंट का, तो उसको ऐड करके एक बेहतरीन रूपरेखा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। पेपर जो 3 है, थर्ड पेपर है, जिसमें भारतीय इतिहास है, भारतीय संविधान है और लोक प्रशासन है, ये 3 सेक्शन होता होगा। तो संक्षिप्त में इसकी तैयारी, बेसबुक, किताबें, इस पर भी हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। जी सर, जैसे फर्स्ट पोर्शन में सर इसमें भारतीय इतिहास, तो जो चीज़ आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है भारतीय इतिहास में, तो लगभग सारे कंटेंट इसमें मिलेंगे आपको। बस यही है कि जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसको आपको शब्दों में लिखना है। बस लिखने का तरीका ये होगा कि क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास बहुत सारा फैक्ट है और मेंस में लिमिटेड चीज़ें हैं, तो कौन सा वो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उस डिमांड वाले शब्द को ध्यान में रख के आपको कंटेंट डिलीवर करना है और आपका पूरा प्रीलिम्स का जो है कंटेंट वो इसमें यूज हो जाएगा। साथ में संविधान का भी सेम है सर। लोक प्रशासन बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम उसको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, लेकिन जो पटेल सर के द्वारा लोक प्रशासन पढ़ाया गया था उसका भी मैं प्रॉपर नोट्स रखा हूँ और मैं उस नोट्स के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। और ये मैं व्यूवर्स को बार बार बताना चाह रहा हूँ, अभी ये ड्यूटी से आए हैं, लोक सेवा आयोग में भी ये ड्यूटी ही कर रहे थे और मुझसे मिले अभी चयन के बाद, इनको शायद 15-20 मिनट हुआ होगा और हम लोग बिना किसी पूर्वाभ्यास के अनकट सच बेलाग वाले तरीके से बैठे हैं। जैसा इन्होंने पढ़ा है वैसा ये बता रहे हैं। पेपर 4 साइंस और मैथ्स रीजनिंग का पेपर है, जी सर। तो वो भी थोड़ा सा
लोगों के लिए तकलीफ का मुद्दा बनते रहता है, क्योंकि कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ लोग साइंस के। आप तो इंजीनियर हैं, जी सर। तो आपको पेपर 4 की तैयारी का मंत्र क्या है बच्चों के लिए आपके पेपर अनुसार? 4 का तैयारी सर, जो हमारे अग्रवाल सर हैं, श्रीकांत अग्रवाल सर, तो बायोलॉजी वो इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया था सर पढ़ने का, और वो इतने डीप में पढ़ाते हैं सर। लेकिन जो समझने वाला है और समझ के गहराइयों के साथ पढ़ेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो उसको पढ़ सकता है। और अभी का जो मेंस हुआ है सर, वो इतने डीप में जा के क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है। तो सर ने जो डीप में पढ़ाया था और उसको मैं हर बार के एग्जाम में रिपीट किया हूँ, तो वो मेरा इस बार फायदा हुआ है सर कि डीप में जो पूछा है, जो कभी पूछता नहीं था, तो मैं डीप वाला क्वेश्चन लिख के आया हूँ। इसके अलावा जो हमारा केमिस्ट्री है, वो हमारे मिथिलेश सर पढ़ाए हैं, वो भी इतने डीप से पढ़ाए हैं कि जैसे वो एन टाइप पी टाइप अर्धचालक क्या है और उसका शुद्ध अर्धचालक क्या है, अशुद्ध अर्धचालक, ये हमारे टॉपिक में ही नहीं है, लेकिन ये 15 नंबर में पूछा सर। और ये मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा था कि आई होप अगर मेरा कॉपी अगर आ जाए तो उसमें मेरे को 15 में ना कम से कम 12 नंबर जरूर मिला होगा, जिसको मैक्सिमम लोग छोड़ के आए थे। तो ये चीजें ऐसी होती है जो आपको औरों से आगे लेके चले जाती है, और ये मेरे साथ हुआ। तो इतने टफ पेपर आया था सर पेपर 4, उसके बाद भी मेरा अभी 109.5 नंबर आया है। तो अभी के सिनेरियो में ये बहुत नंबर है सर ये। तो साइंस का इस प्रकार से है सर, और फिजिक्स का भी मिथिलेश सर से पढ़ा था मैं, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, डीप नॉलेज था उसमें। और उसके बाद जो मैथ्स और रीजनिंग है, तो अगर आप प्रीलिम्स में हमारे अभिजीत सर से पढ़ ले रहेंगे तो उसमें कुछ बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से पूरी चीजें क्लियर कराते हैं। है गणितज्ञ, वो हर साल आता था, तो इस बार देखोगे तो बड़ा उटपुटांग सा आया है, लेकिन अगर आपका अभ्यास है और आप सहजता से उसको देख ले तो उसको भी टेकल किया जा सकता था सर। बिल्कुल जी। अब 3 पेपर पर और थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पेपर 5 पर आपकी राय? इकोनॉमी का पेपर हो गया, जी जी है ना सर। जैसे पेपर 5 में अपना पहले पोर्शन में इंडियन इकोनॉमिक्स और साथ में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है। तो अगर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, बेसिक एकदम बेसिक है, सेम चीज छत्तीसगढ़ का है सर। जैसे इंडिया में बोल दिया राष्ट्रीय है, तो छत्तीसगढ़ में भी उससे रिलेटेड राष्ट्रीय ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संक्षिप्त नॉलेज हमारे पास हो, तो उसी को हम छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसका सिलेबस थोड़ा सा पहले का डिजाइन किया हुआ है, तो हमको वर्तमान में वो कंटेंट मिलता नहीं है। लेकिन दीक्षित सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, तो वो भी मेरे पास नोट्स रहे सर। और मैं ये बताऊंगा कि मैं भी वो सिर्फ नोट्स को ही पढ़ा हूँ, उसके अलावा कुछ बुक्स नहीं पढ़ा हूँ। वेरी गुड। बस उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ऐड करता था, ताकि मेरा हर क्वेश्चन के आंसर में एक डेटा मैं दे सकूं। बहुत बढ़िया। तो आपने कठिन पेपर इकोनॉमी का जो माना जाता है उसकी भी तैयारी की? और जो भारत का भूगोल है, हाँ, वो पटेल सर इतने अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वो भी मेरे से वो भी सर मैं 2 कॉपी बन गया था। और वो 2 कॉपी बनने के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है सर, वो भी मैं बताता हूँ। एक कॉपी जब हम लोग बनाए थे भारत का भूगोल का, तो पटेल सर ने सबसे कॉपी जमा करवा ली है, कौन कौन नहीं लिखा है ऐसा करके जमा करवा दी, तो मैं भी जमा किया। फिर पटेल सर उसको दे ही नहीं रहे थे, किसी को नहीं दिए। बोले कि तुम लोग बहुत मतलब कामचोर हो, कोई लिख के नहीं हो ऐसा करके। तो मैं तो नहीं था सर, उन लोगों के चक्कर में मेरा भी कॉपी चला। आप दोबारा बनाए। एक से एक बढ़िया, एक से एक किस्से हैं आपके साथ। 2 कॉपी बन गया सर। और अभी भी मैं वो दोनों कॉपी बढ़िया। लेकिन जितने आप किस्से सुना रहे हैं वो छात्र और विद्यार्थियों के एक सच्चे प्रेम का आप किस्सा बताते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे मिथिलेश सर आपको क्लास से कहीं पर आप और हमारे जो कोचिंग के एक और टॉपर थे पीयूष तिवारी जी, अभी बिलासपुर एसडीएम है, इतना ज्यादा आप लोग पढ़ लिए थे कि पढ़ते पढ़ते आप लोग सो जैसे रहे थे, तो आपको उठा के भगा दिए थे शायद कहीं पे से। तिवारी सर को जब वो हम साथ में बैठे थे अगल बगल, तो थोड़ी सी उनको झपकी आ रही थी, तो सर थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे पढ़ाने के दौरान मिथिलेश सर, तो सर भगा दिए। तो हम तिवारी सर बाहर निकल गए। फिर बाद में जब वो डिप्टी कलेक्टर बने तो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ। सर वो दिन याद आ रहे हैं जब आप सो रहे थे तो सर आपको भगा दिए थे। वो सोते तो नहीं रहते थे, इतना पढ़ते थे। तो मेरे भी रिलेटिव ही हैं,
तो वो जब उनका जब मैं इंटरव्यू ऐसी कोचिंग में बच्चों को बता रहे थे, तो जो ब्रेक का समय रहता था, जो खाने का समय रहता था, तो खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ब्रेक में भी बाकी लोग घूम रहे हैं, वो बैठ के या तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उनका पढ़ाई को अपना शेड्यूल इतना टाइट रखे थे। हाँ, आप दोनों पढ़ते थे, बढ़िया, ये भी किस्सा अच्छा रहा। अब फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यद्यपि बोझिल हो जाएगी बातें, पर यदि हम पेपर 6 और 7 की बातें ना करें तो भी इंटरव्यू अधूरा ही रह जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेपर 6 और 7 पर भी प्रकाश डालें। ये मेंस के 7 पेपर हैं, हर पेपर में समझिएगा 3-3 सेक्शन है, मान के चलिए, तो 21 सेक्शन की एक विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी करता है। और जमीन से जुड़े, निरंतर मेहनत करने वाले और एकदम सच बोलने वाले विद्यार्थी को आप देख रहे हैं, तो आप सीखिए इनसे पेपर 6 के 3 पोर्शन क्या क्या होते हैं और उनकी तैयारी क्रमवार इन्होंने कैसे की। सर, पेपर 6 में पहला पोर्शन होता है भारतीय दर्शन, उसमें पाश्चात्य दर्शन भी इंक्लूड है। दूसरा में है सर हमारा समाज शास्त्र, और तीसरा में है छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के कल्चर और जनजाति। तो जो सर जो दर्शन शास्त्र है, तो उसका आप बड़े विस्तार वाला नोट्स बनवाए थे हम लोगों से, तो पढ़ने में तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगा उसमें। फिर सर समझ में आया कि सर ने तो हमको बहुत सारे कंटेंट दिए हैं, लेकिन इसको भी फिल्टर करना रहेगा, तब मेरे को याद होगा। तो वो नोट से फिर मैं छोटा छोटा कंटेंट निकाल के छोटा छोटा करके एकदम शॉर्ट नोट्स बना दिए। हाँ, बाद में अगले सत्र से मैं विद्यार्थियों का आप देखे होंगे वन लाइनर फैक्ट के रूप में फिर दर्शन लिखाना शुरू किया। मैंने भी अपने उसमें पढ़ाने में परिवर्तन किया, पर चूंकि दर्शन की समझ विकसित करनी बहुत जरूरी होती है, गंभीर और कठिन विषय हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि वो छोटे छोटे कंटेंट तभी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा जब आपको समझ रहेगा उसका। बिना समझ का उसको रट के नहीं लिख सकते। तो पहले तो एक समझ डेवलप किए आप, फिर उसको विस्तार से लिखाते थे, तो एक समझ तो डेवलप हो गया था। तब जैसे ही समझ डेवलप हुआ, तो वो छोटा छोटा चीजों को मैं छोटा छोटा रूप में, जैसे एक एक लाइन है तो उसका की पॉइंट को मैं लिख लेता था। तो जो एक पेज में लिखाया है, तो उसमें से मैं 10, 15, 20 पॉइंट को लिख लेता था। तो वो आगे मेरा काम आया सर, तो उससे जल्दी तैयारी हो गई। सेम सर मैं समाज शास्त्र को भी किया, क्योंकि आप समाज शास्त्र का भी वैसे ही लिखाए थे, तो छोटा छोटा उसका भी अलग से कंटेंट बना के रख दिया था कि, और जब भी मैं भूला सा महसूस करता था, तो फिर से जो विस्तार वाला नोट्स है उसको फिर देख लेता सर। उसके बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, तो फिर इसमें ये याद आएगा सर कि अगर आपका प्रीलिम्स ही स्ट्रांग है, तो उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पेपर 7 आखिरी चर्चा। पेपर 7 सर पहले पोर्शन में तो भारत के विभिन्न अधिनियम हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मैं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को प्रीफर करता था सर, क्योंकि ये कम कंटेंट है और ज़्यादा नंबर का आता था। लेकिन अब कब पीएससी का जो है प्रकृति चेंज हो जाए, ये समझ से परे है, इसलिए फिर मैं जो अधिनियम है, तो दीक्षित सर ने पूरा 10-11 अधिनियम जो है उसको इतना डिटेल से पढ़ाया था कि उसका भी मैं शॉर्ट नोट्स फिर बना लिया। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से उसके जो कंटेंट है वो धाराओं के साथ मुझे याद हो गया था सर। तो अगर मेरा कॉपी आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा कि मैं एक एक धारा को लिख के मैंने लिखा है उसमें। और फिर जो योजनाएं हैं उसको इतने अच्छे से डिजाइन करके रखा था कि वो आया तो उसको ऐसे ही लिखूंगा करके, और मैं इतना बार उसको लिख के प्रैक्टिस कर लिया था कि मुझे वहाँ सोचना ना पड़े, ताकि टाइम मेरा बच जाए। तो इस तरह से उसको तैयार किया सर। इसके अलावा जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और स्पोर्ट्स हैं, तो इसके लिए जो जितने भी सिलेबस में दिया है वो तो पढ़ते थे, साथ में दीक्षित सर ने और उसके अलावा भी पढ़ाया है, तो उसका भी मेरे पास नोट्स है, तो वो नोट्स को ही मैंने फॉलो किया। बिल्कुल इस तरीके से जी। और उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे भी रिलेटेड सिर्फ नोट्स पढ़ा हूँ सर। वेरी गुड। तो हम लोग आपकी मदद कर पाए, ऐसा आपको लगता है पूरा कोचिंग सेंटर। अब कुछ और पढ़ाई से भी हटकर बातें करते हैं। जैसे आपने प्यून की सर्विस ज्वाइन की, तो आप एक 2 प्रकार के सामाजिक परिवेश में रहे। मैं समाजशास्त्र पढ़ा ही रहा हूँ, एक तरफ आपको सेवा करनी पड़ती थी और एक तरफ आपको तैयारी करनी पड़ती थी। तो जो नया विद्यार्थी है, मैं तो अक्सर क्लास में डांटते ही रहता हूँ कि आपको सफल होना है। पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू तक भी जाएंगे। पहले आपकी एक नया चीज विद्यार्थियों को, जैसे विद्यार्थी अक्सर रोते रहते हैं कि समय नहीं है, हम पढ़ें कैसे, सिलेबस ज़्यादा है। मैं अक्सर हमेशा उनको कहता ही हूँ कि आपको और सबको जीवन में 24 घंटे ही मिलते हैं। 24 घंटे में कोई देश चला रहा है,
प्रधानमंत्री बनकर, 24 घंटे में कोई जिला चला रहा है कलेक्टर बन के, 24 घंटे में आपके माँ बाप आपका घर चला रहे हैं, और 24 घंटे में कोई अपना शरीर नहीं चला पाता। तो 24 घंटे तो आपको भी मिलते रहे होंगे, और उसी 24 घंटे में आपको पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करनी रही होगी, और उसी 24 घंटे में तैयारी करनी रही होगी। तो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में तो पूछेंगे, पहले आप अपने उस अटूट परिश्रम का राज बताइए कि ड्यूटी और कार्य दोनों के बीच आप तालमेल कैसे बिठा पाए। जी सर, सबसे पहले तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा ही स्ट्रांग हो चुका था पढ़ाई में, और 2022 में मैंने प्यून का एग्ज़ाम दिया था, जिसका फाइनल रिजल्ट जो है मार्च 2024 में आया, और उसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन सर चूँकि मंत्रालय में भी है और CGPSC में है, तो मेरा जुड़ाव CGPSC था, तो मैं अपना प्रेफरेंस CGPSC में डाला था। तो CGPSC में मेरा सिलेक्शन प्यून के रूप में हो गया, तो मई में ही मैंने ज्वाइन कर लिया सर, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो उसके बाद फिर मैं अपना कार्य, अपना जिम्मेदारी निभा रहा था, और जून में मेरा मेंस था सर। तो वहाँ फिर मैं जो हमारे सचिव सर हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं तो आपकी तैयारी में मदद मिल जाएगी। तो उसको अपनाते हुए मैं आगे बढ़ा सर। उसके बाद फिर मेरा जैसे ही मेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से मैं अपना अच्छे से दायित्वों का निर्वहन करने लगा। तो जैसे ही मैं अपने सेक्शन में रहता था सर, विधि सेक्शन में हूँ मैं वहाँ, तो जो मेरे विधि अधिकारी सर हैं श्री अपूर्व श्रीवास्तव सर जी, वो हमेशा मेरे को वहाँ गाइड करते थे, हमेशा गाइड अभी आज भी कर रहे थे सर मुझे कि अब आप अधिकारी भी बन गए तो आपको मैं इसमें भी गाइड करूँगा कि आप आगे और कैसे रहना, क्योंकि अब तो और चुनौतियाँ आएंगी ऐसे करके। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे सर मेरे सेक्शन में, और बोलते थे कि जब भी तुमको समय मिले शालीनता के साथ पढ़ाई करना, और जब भी आपको कार्य का जिम्मेदारी मिलेगा वो कार्य को ईमानदारी से निभाना। तो सर जब भी मुझे कार्य करने का मौका मिला मैं ईमानदारी के साथ कार्य किया, और जब भी मुझे खाली समय मिलता था तो मेरा सर वहाँ लाइब्रेरी है तो वहाँ का भी जिम्मेदारी मुझे मिला हुआ था, तो वो लाइब्रेरी में मैं बैठ के पढ़ता था सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैं मंत्रालय वाला बस से घर आता था तो 7 बज जाता था, फिर खाना वाना खाते ऐसे करके 8-9 ऐसे बज जाता था सर। तो फिर 9 से जो 12-1 के बीच में रहता था, इसमें मैं 3-3.5 घंटा अपना समय निकाल लेता था। फिर इसमें भी मैं पढ़ाई करता था सर, और सुबह फिर थोड़ा सा लेट उठता था 7 बजे के आसपास, तो सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं शाम को अपना पढ़ाई को जारी रख लेता। कोचिंग मतलब आप ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कर चुके थे हम लोगों से? 2020 में आप कर चुके थे। फिर आपने कोचिंग में जितना कुछ हमसे पढ़ा उसको सर्विस करते करते आप हमेशा दोहराते रहे, आपने अध्ययन में कभी ब्रेक नहीं आने दिया। तो ये बिल्कुल एक प्रेरणा का सबब है, और जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि आप अपनी मेहनत कभी ना छोड़ें। अब हम अपने इंटरव्यू को आखिरी चरण पे ले जाते हैं, लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू के बारे में। कहा जाता है कि इंटरव्यू आखिरी सीढ़ी है जिसे आपको पार करना ही पड़ेगा। तो साक्षात्कार को लेकर के आपका अनुभव कैसे रहा? साक्षात्कार की तैयारी बच्चे कैसे करें, आप क्या बताएंगे इस बारे में? जी सर, मेरा 3 बार साक्षात्कार हो चुका है सर, और पिछला 2 बार का इंटरव्यू जो है वो एवरेज मार्क्स मुझे मिले थे, 150 में 75 और दूसरे बार 77 नंबर, तो ऑन एन एवरेज 50% मार्क्स मुझे मिला हुआ। तो मुझे इंटरव्यू से ऐसा थोड़ा वो हो गया था कि मुझे बहुत और ज़्यादा बेहतर करना है। मैं पहले भी इंटरव्यू के लिए अच्छा कड़ी मेहनत करके तैयारी कर रहा था, परंतु इस बार और ज़्यादा किया। वहाँ ऑफिस में रहते रहते मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था। मैं देखता था लोग साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं, तो मेरा लास्ट में था साक्षात्कार, तो मुझे और तैयारी करने का मौका मिला। तो मैं देख कर सर मोटिवेट हो करके और तैयारी कर रहा था इंटरव्यू के लिए। फिर इतना ज़्यादा मैं तैयारी किया था इस बार का इंटरव्यू के लिए कि मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था सर, लेकिन शालीनता के साथ हाई था, ऐसा नहीं कि एटीट्यूड हो गया। तो जब आप कड़ी मेहनत के साथ किसी चीज़ का तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा उइके मैम का बोर्ड मिला, और मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया सर कि जैसे जैसे मैं कुछ शब्द छोड़ता जाता था ना, उससे क्वेश्चन उठते जाते थे। तो मैं यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया तो मुझे उसमें भी गाइडेंस किए, तो वो चीज़ काम आया कि आप ऐसे शब्द कुछ छोड़ेंगे तो हो सकता है उससे उठे। तो मैंने ना पूरा इंटरव्यू को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास किया, और वो पूरा हुआ भी। वेरी गुड जी।
तो इस बार मुझे 100 में 64 नंबर मिले, जो कि बहुत है सर। अच्छे अंक हैं। 64% मार्क्स मिलना बहुत है सर जी। तो इस तरीके से आपने सब पड़ाव को पार किया जी सर। और आज आप जिस मुकाम पर जाना चाहते थे जी। वहाँ तक आप पहुँच गए। जी सर। तो आप अंतिम में विद्यार्थियों को प्रेरणा के रूप में, अपने समाज को प्रेरणा के रूप में, जी। अपने से जुड़े व्यक्तियों को या आपको देख करके जो आगे तैयारी करना चाहें उनको सब क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले तो जैसे रिजल्ट आया तो मेरे ही कुछ कलीग हैं प्यून, तो वो लोग बोलने लगे यार शैलेंद्र तू हमारे ऑफिस से निकला है, तुमको देख करके तो अब फिर से हमारे अंदर का जुनून जाग गया है, अब हम फिर से देंगे एग्जाम। तो ये मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट लगा सर कि मैं अपने समाज को प्रेरित करने के लायक बन गया। इसके अलावा अब इस क्षेत्र में जो भी आना चाहते हैं उन युवाओं का बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है, आइए, लेकिन अपने साथ में पेशेंस जरूर लेके आना, क्योंकि पीएससी मांगता है पेशेंस, क्योंकि उनका साइकिल जो है सीजीपीएससी का वो लंबा है। तो अपने अंदर धैर्य जरूर रखना और आओगे तो बिल्कुल डेडिकेशन होकर के आपको पढ़ाई करना है, आपके अंदर में कंसिस्टेंसी रहना है पढ़ाई के दौरान और एकदम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आपको पढ़ाई करना है। फिर देखिए इतने असफलताओं के बाद भी जिस प्रकार मैंने सफलता का स्वाद चखा है, वैसे ही भगवान करे आपको पहले ही अटेम्प्ट में वो सफलता का स्वाद चख जाए। लेकिन अगर असफल होंगे तो निराश नहीं होना है, उसको आगे बढ़ाते हुए उसी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बढ़ना है और एक दिन आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पढ़ें और इनसे प्रेरित हों, सभी सफल प्रतिभागियों से प्रेरित हों, जीवन में आगे बढ़ें।